नशे का डॉन था बशर अल असद। कैसे सीरिया से हो रहा है बशर अल असद के काले कारनामों का खुलासा। आखिर कैसे बशर अल असद और उसके भाई ये नशे का कारोबार चलाते थे और दुनिया भर में फैला रहे थे। क्या बशर अल असद के अड्डों पर बनाया जाने वाला नशा भारत तक भी पहुंच रहा था? लगाते हैं इन तमाम सवालों पर दूरबीन और देखते हैं इनके जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। बशर अल असद को सीरिया छोड़े अब कई दिन का वक्त हो चुका है। कहने को सीरिया के अंदर नई सरकार बनने जा रही है, विद्रोही गुट अब सत्ता में है, सरकार चला रहे हैं, लेकिन कई नए खुलासे हो रहे हैं। वो खुलासे जो कि इससे पहले कभी देखने को नहीं मिले या जिनको लेकर केवल कयास लगाए जा रहे थे। अब वो तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि कैसे सीरिया का शासक बशर अल असद नशे का कारोबार चला रहा था। दमस्कस जो राजधानी है सीरिया की, उसके इर्द गिर्द कई जगह कई फैक्ट्रीज बरामद की गई हैं जहां पर स्टोर करके रखा गया था बड़े बड़े पीपों में वो सफेद गोली या वो काला नशा जिसके जरिए कई जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व और कई इलाकों के अंदर ये नशा सीरिया से सप्लाई किया जाता था। तो चलिए इन तमाम सवालों के साथ साथ आपको बताते हैं कि क्या बशर अल असद का अड्डा अब बेनकाब हो चुका है, क्योंकि ये सवाल बरकरार है, नशे का डॉन बशर अल असद। इस सवाल के जवाब के साथ आपको ले चलते हैं नक्शे पर और नक्शे के साथ जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो झूठे फल एक्सपोर्ट किए जाते थे सीरिया से, इनके अंदर दरअसल छुपी होती थी ये सफेद गोलियां। ये थर्माकोल का बना हुआ सेब है, कुछ इसी तरीके से थर्माकोल के बने हुए जो संतरे हैं या नारंगियां हैं वो भी सप्लाई की जाती थी, कई जगह कस्टम्स में पकड़ी जाती थी और इनके अंदर भरी होती थी ये कैप्टागॉन। कैप्टागॉन यानी वो दवाई जिसे कि अमोनियम एसिटेट से बनाया जाता है और साथ ही ये एक सस्ता नशा है। और इस नशे का इस्तेमाल पहले दवाई के रूप में एक ज़माने में होता था, जर्मनी में इस ड्रग को सबसे पहले बनाया गया था, लेकिन उसके बाद अब इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है और इस नशे का सबसे बड़ा गढ़ सीरिया रहा और सीरिया से ही ये जो नशा है ये सप्लाई होता रहा और इसकी जो आमदनी थी वो बशर अल असद की सत्ता को सींचती थी, यानी उसे पैसा पहुंचाती थी और उसी के जरिए वो अपनी सत्ता को बरकरार भी रखता था। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। ये दावे किए जा रहे हैं HTS हयात तहरीर अल शाम, जिसकी सत्ता अब सीरिया के अंदर आ चुकी है और उसके जो लड़ाके हैं वो अलग अलग जगह रेड कर रहे हैं और उन रेड के साथ में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये दावा कर रही हैं कि सीरिया से जो ये काला कारोबार चल रहा था वो काला कारोबार दरअसल चला रहा था बशर अल असद का भाई महर अल असद। और महर अल असद जो है, जो कि बशर अल असद की सेना के अंदर मेजर जनरल के रैंक पर भी था और उसके साथ उसी की देखरेख के अंदर ये सारा काला कारोबार चलता था नशे का। और इस नशे का जो पैसा था वो बशर अल असद तक भी पहुंचता था, क्योंकि जाहिर तौर पर बशर अल असद की निगरानी के बिना इस तरीके का कारोबार सीरिया में तो नहीं चलाया जा सकता था। और सीरिया के अंदर अगर इसकी देखरेख की कमान सीधे सीधे महर अल असद जो कि बशर अल असद का भाई था अगर उसके हाथ में थी, तो जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम कैसे हो रहा था। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग जगह पर लड़ाके पहुँच रहे हैं, हयात तहरीर अल शाम के या महमूद अल जलानी, जिसका नाम अब बदल कर हो चुका है अल शरारा, और इस अल शरा के अगवा में जो लड़ाके हैं वहां पर वो अलग अलग जगह पर रेड कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से एक ट्रांसफार्मर के अंदर से ये जो कैपेसिटेटर हैं और जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनके अंदर छुपाकर, उनकी वायरिंग के अंदर छुपाकर ये जो सफ़ेद गोलियां जिसे कैप्टागॉन कहा जाता है, ये कैप्टागॉन गोलियां इसके अंदर भरी गई थी। और कहने को ये ऊपर से दिखता कि कोई बिजली का उपकरण भेजा जा रहा है, ऊपर से दिखता कि शायद फल भेजे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर छुपी हुई हैं इस तरीके की ये गोलियां जो अब कई गोदामों से सामने आ रही हैं। इस तरीके के भरे हुए गोदाम कई जगह पर देखने को मिले हैं और इन तमाम गोदामों में जो रिकवरी हो रही है वो बताती है कि किस तरीके से बोरियां की बोरियां भरी हुई हैं इस कैप्टागॉन की। और ये कैप्टागॉन की जो बोरियां हैं यहाँ से इस दवा को सप्लाई किया जाता था। इस तरीके के बड़े बड़े कंटेनर जो हैं वो बरामद किए गए हैं सीरिया के कई इलाकों से और माना जा रहा है कि करीब करीब 5 अरब डॉलर का ये काला कारोबार बशर अल असद कथित तौर पर चला रहा था। ये दावे किए जा रहे हैं हयात तहरीर अल शाम के जो विद्रोही हैं जो अब सीरिया की सत्ता में हैं उनकी तरफ से कि ये तमाम रिकवरीज हुई हैं, ये कई जो फैक्ट्रीज हैं वो इस तरीके की बरामद हुई। और उसके बाद
अब ये तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि सीरिया से ही लगा हुआ लेबनान है और लेबनान के अंदर ये जो घटना हुई थी, जो कि हिरोशिमा नागासाकी के परमाणु विस्फोट के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा विस्फोट कहा जा रहा है और खासतौर पर दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल विस्फोट कहा जा रहा है, जो कि बेरूत में हुआ था 2020 में और जिसके अंदर सैकड़ों लोग मारे गए थे। और माना जा रहा है कि इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट वहां पर डॉक के ऊपर आके पड़ा था, लेकिन लगातार जो शंका के सवाल या कड़ियां जोड़ने की जो कोशिश हो रही है वो इस चीज को लेकर भी हो रही है कि ये नाइट्रेट क्या इस्तेमाल होना था इस कैप्टागॉन के ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और इसी तरीके से क्या लेबनान में बेरूत के अंदर, बेरूत के जो बंदरगाह हैं वहां पर यह केमिकल पहुंचता था, क्योंकि सीरिया के ऊपर तो बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। सीरिया के पास आखिर इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सामान कहां से आता था? तो माना जा रहा है कि वो सामान जो है वो लेबनान के रास्ते पहुंचाया जाता था। विद्रोही गुट जो है जिसके अंदर हिजबुल्लाह भी शामिल है, उसकी बाकायदा एक पूरी एक मैकेनिज्म बना हुआ है, एक पूरी कड़ी बनी हुई है, सप्लाई चेन जिसे कहा जा सकता है, वो सप्लाई चेन बनी हुई थी जिसके जरिए ये केमिकल जो कि बेरूत पहुंचता था, बेरूत के रास्ते दवा बनाने के नाम पर इस तरीके का कई केमिकल जो हैं वो पहुंचाए जाते थे सीरिया और वहां पर बनाया जाता था जहर। और ये जहर क्या भारत भी पहुंच रहा है? इसको लेकर भी शंका के कई सवाल हैं, क्योंकि भारत के अंदर लगातार जो नार्को टेररिज्म है उसका सवाल खड़ा हुआ है। नार्को टेररिज्म का सवाल इसलिए भी गहराया हुआ है क्योंकि अगर भारत की भौगोलिक स्थिति आप देखें तो भारत के एक तरफ में जो अफीम या ओपियम प्रोडक्शन का एक बड़ा सेंटर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, इसके साथ साथ वो जो इलाके हैं उसके बाद जो दक्षिण पूर्व एशिया का इलाका है वहां भी म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक के कई इलाकों के अंदर और खासतौर पर भारत के पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों के अंदर भी अफीम की खेती का जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है और उसके बाद से भारत एक बड़े ट्रांजिट के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी बीच ये आशंका के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बशर अल असद के राज में बनाई हुई कैप्टागॉन जैसी जो गोलियां हैं क्या वो भारत के अंदर भी सप्लाई हो रही थी? हालांकि जो माना जा रहा है कि खासतौर पर ये जो दवाइयां थी ये सबसे पहले जैसा मैंने आपसे कहा 1961 के अंदर जर्मनी के अंदर इसको दवा के तौर पर बनाया गया था, खास तौर पर ADHD जो एक बीमारी होती है बच्चों के अंदर भी पाई जाती है, उस ADHD के इलाज के लिए, लेकिन जल्दी ही इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। और जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग कंट्रोल है उसने इस बात को लेकर अपनी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अंदर इस चीज को लेकर चिंता भी जताई थी कि कैप्टागॉन सीजर जो है वो बढ़ी है, यानी केवल अकेले इराक के अंदर कैप्टागॉन की जो सीजर है वो करीब 3380% बढ़ी है। 3380%, यानी अगर आप नक्शे पर देखें तो आपको ये साफ नजर आ जाएगा कि किस जगह पर इराक है। तो देखिए सीरिया से बिल्कुल लगा हुआ इराक है और देखिए यूएन की रिपोर्ट क्या कह रही है? यूएन की रिपोर्ट कह रही है कि अकेले इराक के अंदर जो कैप्टागॉन है उसका सीजर जो है वो 3380% बढ़ा है। इसके अलावा अगर 2019 से लेकर 2023 के आंकड़ों को देखें और 2023 से में करीब 4 टन से ज्यादा कैप्टागॉन टैबलेट सीज की गई हैं एक देश के अंदर। तो इस तरीके से लगातार यूएन अपनी चिंता जता रहा है। ये अब एक प्रतिबंधित दवाई है, यानी कैप्टागॉन अब प्रतिबंधित है, ड्रग्स के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है एक बार फिर आपको नक्शे पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये आखिर कहां कहां इस्तेमाल हो रही। तो देखिए इसका जो दायरा है खासतौर पर अफ्रीका के इलाके के अंदर, खासतौर पर जो मध्य पूर्व का इलाका है, खासतौर पर खाड़ी देशों का जो इलाका है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर बड़ी संख्या में कामगार भी हैं, कामगार भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे एक सस्ते नशे के तौर पर प्रचारित किया जाता है, इसे सप्लाई किया जाता है और इसका जो सारा केंद्र है, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं प्रोड्यूसर कंट्री और कंट्री ऑफ ट्रांजिट कंजम्पशन एंड ट्रांजिट कंट्री एंड पोटेंशियल मेकर, इसमें अगर आप देखेंगे तो लाल रंग में यानी इस दवा का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो अकेला सीरिया था और उसके बाद ये जो देश हैं जो कि इसकी सबसे बड़ी खपत के देश माने जाते हैं, यानी सऊदी अरब के अंदर इसकी खपत हो रही है। इसके अलावा ये ट्रांजिट कंट्री है, यानी यहाँ से आता है सीरिया से और उसके बाद लीबिया के रास्ते होते हुए इजिप्ट और इजिप्ट के बाद सूडान। ये तमाम वो देश हैं जहां पर यह कैप्टागॉन पहुंचाई जा रही थी, इसका पैसा बटोरा जा रहा था। वो पैसा जा रहा था सीधे सीधे बशर अल असद के और उसके परिवार के कारोबार के अंदर, उसकी सत्ता और सेना के पास। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं हयात तहरीर अल शाम की तरफ से, जिसके लड़ाके लगातार कई जगह रेड कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि सीरिया के कई ठिकानों से मिल रहा है नशे का अड्डा, नशे की फैक्ट्रियां, जहां पर कैप्टागॉन जैसी दवा, कैप्टागॉन जैसी जो प्रतिबंधित दवाई है, जो ड्रग्स है, वो बनाई जा रही थी और वो फैलाई जा रही थी दुनिया के अंदर। यानी केवल जो केमिकल टेररिज्म की बात, जिसके आरोप लगातार बशर अल असद पर लगते रहे कि उसने अत्याचार करके अपने लोगों को दबाया, अपने लोगों के खिलाफ केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। न केवल केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया बल्कि इस्तेमाल किया गया
इस ड्रग्स का भी, जिसके अंदर जहरीला रसायन होता है और जिसका इस्तेमाल लोगों को ड्रग्स का, नशे का लती बनाने के लिए किया जाता है, उसका एडिक्ट बनाने के लिए किया जाता है। और इसी तरीके से ये ड्रग्स का जो पूरा कारोबार था वो चलाया जा रहा था, फैलाया जा रहा था। और इसके कटघरे के अंदर खड़े हैं बशर अल असद और महर अल असद, जो कि उसका भाई था। हालांकि महर अल असद को लेकर दावा किया जाता है कि इजराइल ने कुछ समय पहले अपनी एयर स्ट्राइक के अंदर महर अल असद को मार गिराया था, लेकिन अब जो रिकवरीज हो रही हैं वो रिकवरीज बताती हैं कि महर अल असद भले ही ना रहा हो, लेकिन उसके नशे का कारोबार बरकरार रहा और अब कई फैक्ट्रियां सीरिया से पकड़ी जा रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।